जय हिंद। आज हम जिस मुद्दे पर, जिस इशू पर, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहें तो पिछले वीडियो में आप जा सकते हैं। हिमालय के बारे में मैंने उत्पत्ति बताई है। हिमालय की उत्पत्ति को दो सिद्धांतों से मैंने बताया था। एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, जिससे हिमालय की उत्पत्ति थी। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित पर्वत मतलब अभी अभी पैदा हुआ पर्वत है, मतलब अभी अभी अपन देखें तो 10-1 लाख साल पुराना। तो इसमें जो हिमालय से काफ़ी सीनियर पर्वत भारत में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत, जो भारत का एक प्रमुख पर्वत है। ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ पर आपको भारत में ये जो हिमालय है, हिमालय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमने आपको हिमालय की उत्पत्ति बताई, इट्स ओके, आप समझ गए होंगे। अब हिमालय का अपने को वर्गीकरण पढ़ना है। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो दो प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो हम आड़े में करते हैं। आड़े में मतलब कि आड़ी आड़ी लाइनें जैसे खींचते हैं वैसा, इसको हम कहते हैं क्षैतिज या समानांतर वर्गीकरण। और दूसरा ऐसा काट काट के करते हैं, उसको वर्टिकल डिवीजन कहते हैं या ऊर्ध्वाधर डिवीजन कहते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में हम अलग अलग चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समानांतर जो वर्गीकरण करने वाले हैं, तो आप इसको जो है ना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के देखिएगा। ये भारत में ये नक्शा बना होता है, इसको देख के ही थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बना हुआ है। तो इसको हम सरल तरीके से मैं आपको इसको बता रहा हूँ, तो आप उसको बिल्कुल वैसे ही करके आप इसको सीखेगा। ये भारत का नक्शा है, इट्स ओके। बट आप देखिएगा कि आप ऐसी चाल लकीरें खींचिए, तो देखिए आप साथ साथ में इसको करते जाइएगा। सो आपको ये बनने लगेगा हिमालय का वर्गीकरण रफ आइडिया के तौर पे। आप देखें कि ये जो हिमालय है, हिमालय की पहले 4 लकीरें खींच दीजिए। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर और 4 लकीर। ये चारों हिमालय की श्रृंखला हो गई। इसको हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय। इसको हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। इसको हम बोलेंगे लघु हिमालय और इसको हम बोलेंगे शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना। तो ये मैं एक औपचारिक रूप से बता, इनके बीच वाली जो लाइनें हैं, जो सचर जोन मैंने बताया था, जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ITSZ मतलब इस सचर जोन हो गया। जो ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच में है, इसमें MCT बताया था और इसमें MBT बताया था, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय या महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में MCT था, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में MBT था। और इसके बाद में नीचे पर्वत लग जाए, ये ले देखिए आप, उत्तर का मैदान लग जाता है। यहाँ पर इसको बोला था हमने फ्रंट फॉल्ट। तो ये बीच वाली जो सीमा रेखाएं हो गई अपनी, ये बीच वाली सीमाएं रेखाएं हो गई। 1 सीमा रेखा, 2 सीमा रेखा, 3 सीमा रेखा, इनसे मतलब नहीं। अब अपने को क्या करना है कि इन हिमालय को एक एक करके हमें समझना होगा, है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय है, वास्तव में मैं आपको बताऊं कि ट्रांस हिमालय इज अ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। वो हिमालय के पहले ही पैदा हो गया था, सीनियर है, वो बुढ़ा है। बाकी का हिमालय बाद का है। ये हिमालय जो है ना वो पुराना है। हुआ यूं कि जो यूरेशियन प्लेट जिसमें जाके भारत की प्लेट टकराई थी, उस प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का किनारा ही ट्रांस हिमालय है। इसमें कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन युग से कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, टर्शियरी काल की चट्टानें उसमें पाई जाती हैं। तो अभी अपन ट्रांस हिमालय, इसको अपन एक नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 हिमालय, नंबर 3 हिमालय और नंबर 4 हिमालय, ये अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4। तो अपन सबसे पहले अपन ट्रांस हिमालय पढ़ने वाले हैं और ट्रांस हिमालय पर ही अभी आपका फोकस होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो ट्रांस हिमालय को अपन देखें। देखिए मैंने थोड़ा सा बना के रखा ताकि टाइम खराब ना हो। ये देखिए आप, ट्रांस हिमालय को बनाने के पहले आप एक चीज़ देख रहे हैं। चलो मैं एक और डायग्राम आपको बना देता हूँ, इसको हटाता हूँ। ये देखिए आप, देखो अब मैं आपको ट्रांस हिमालय बना के बताता हूँ। देखिए क्या होगा, इसको भी हटा दूं जरा।
ये देखो, अब मैं यहाँ पर ट्रांस हिमालय बताता हूँ आपको। एक लकीर आपने यहाँ पर खींची, ये ट्रांस हिमालय होगा, सबसे उस साइड का हिमालय। इसमें एक लकीर और खींचिए, एक लकीर और खींचिए, 3 लकीरें मिला के एक लकीर बना दीजिए। मतलब ये जो 3 श्रृंखलाएं हैं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये वाली जो पहली लकीर है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम एक हो गई काराकोरम, बीच वाली काराकोरम, नीचे वाली इसके हो गई लद्दाख। लद्दाख और नीचे वाली हो गई काराकोरम लद्दाख, ये हो गई नीचे वाली जास्कर। जास्कर और ये मिलकर के कहाँ चली जाती है, ये तिब्बत में चली जाती है। यहाँ तक का मैंने बताया ये वाला हिस्सा, और ये चली गई फिर यहाँ पर, मतलब ये चली गई चाइना में। अभी जो तिब्बत है ना वहाँ चली गई, तो इसको यहाँ पर कहा जाता है कैलाश हिमालय। क्या कहा जाता है? कैलाश हिमालय। तो आप देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश हिमालय। तो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, एंड कैलाश हिमालय इसकी आगे की जो कंटिन्यूटी है उसको कैलाश हिमालय कहते हैं, या इसी को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में पड़ता है क्योंकि ये। अभी अपन इसको एक एक करके इनको समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांस हिमालय है, ये देखिए 3 श्रृंखलाएं और यहाँ से ये चला गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय टोटल इसकी लंबाई अगर अपन देखें तो 965 किलोमीटर लंबा है। ये लंबा भारत के उत्तर और पूर्व में, जैसा कि अपन जानते हैं, ये देखिए आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक तलवार की तरह ही फैला हुआ है। तो 965 किलोमीटर ये ट्रांस हिमालय की कुल लंबाई है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 40 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है। तो 3 चीज़ें आप याद रखना, लंबाई 965 किलोमीटर, चौड़ाई 40 किलोमीटर और ऊंचाई 6000 मीटर। एक चीज़ देखना कि जो ज़्यादा चौड़ा होगा, जो कम चौड़ा होगा, मतलब 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, मीटर नहीं है किलोमीटर, तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, है ना, ऊंचाई ज़्यादा होगी। और जो ज़्यादा ऐसा फैला रहेगा उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी। तो आप एक बात देखें कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 965 है और चौड़ाई 40 किलोमीटर है। अच्छा, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, बिल्कुल आप याद रखना, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अनदर नेम ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम किन किन अन्य नामों से जानते हैं आप याद रखिए। हम पहली श्रृंखला पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम कहते हैं पार हिमालय, तिब्बत हिमालय या फिर टेथिस हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के अन्य नाम है पार हिमालय, तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय। याद रखिएगा, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में जो समुद्र का पानी भरा था उसको हम टेथिस सागर कहते थे। उसी टेथिस सागर में मलबा भर गया और वो ऊपर उठ गया, तो वो बन गया टेथिस हिमालय। अब मलबा भरेगा तो तह की तह जमा हो जाएंगी, तो वहाँ पर पाई जाएंगी परतदार चट्टानें। मतलब ट्रांस हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेगी, तो आंसर होगा परतदार चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। परतदार चट्टानों को ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान, चूंकि ये अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक पाई जाएंगी। अब एक बात देखिए, ये अधिक ऊंचा है, हाइट पर है, तो इस पर हमेशा बर्फ रहती है, बर्फ रहती है, और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। तो ट्रांस हिमालय ओवरऑल में कोई भी वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेगी। हिमालय का अगर अपन देखें कि ये हिमालय के पहले ही जन्म ले चुका था। हिमालय की ये 3 श्रृंखलाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इसके पहले ही इसका जन्म हो चुका था। अब अपन एक बात देखें कि एक चीज तो आपको समझ आ रही होगी कि ये हिमालय यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ पर एक क्या होता जा रहा है, सकरा होता जा रहा है। ठीक, अभी अपन एक काम करते हैं कि पूरे इस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को हम वर्गीकृत करते हैं। तो आपको वर्गीकरण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रांस हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 हिमालय भाग कौन से? अरे वही जो 3 ब्रांचेस हैं, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक चौथी हो जाएगी कैलाश हिमालय की। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश हिमालय, इनमें महत्वपूर्ण काराकोरम, लद्दाख है और कैलाश है। जास्कर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो अभी अपन यहाँ पर देखें, ये जो 4 डिवीजन जो किया गया है उसको अपन देखते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है काराकोरम,
काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश। तो अपन एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं काराकोरम की, काराकोरम श्रेणी की। देखिए पुराणों में, अब देखो ये सबसे ऊपर वाली है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भारत के सिर के ऊपर सीधी एक पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ है। उस पामीर की गांठ से ये काराकोरम, पामीर की गांठ क्या होती है, एक बार फिर से मैं थोड़ा आपको चित्र की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए पामीर की गांठ क्या होती है, ये है पामीर की गांठ। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर एक पामीर की गांठ दिखाई दे रही है। ये यहाँ से एक हिंदुकुश पर्वत निकला है, यहाँ से क्युनलुनसान निकला है, यहाँ से तिएन सांग पर्वत निकला है, और इसी में जाकर के काराकोरम सीरीज भी जुड़ जाती है। और जब ये तीन रस्सीनुमा संरचना जब आपस में जुड़ेंगी तो यहाँ पर एक गांठ पड़ जाएगी, और यहीं पर पामीर की गांठ है। इसे ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि काराकोरम इससे जाकर के जुड़ती है। चलिए अब मैं आपको उस पर वापस लेके चलता हूँ काराकोरम पे। तो आप काराकोरम के बारे में जानिए। काराकोरम ट्रांस हिमालय की एक ब्रांच है जो कि पामीर की गांठ से जुड़ी हुई है। इसका विस्तार अगर अपन देखें, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में अगर आप जाते हैं, मैं यहाँ पर चित्र भी बनाते जा रहा हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा। ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरा पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका गिलगित और बाल्टिस्तान पड़ता है, गिलगित और बाल्टिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है लद्दाख, अपना जो यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर सिएनजिंग प्रांत पड़ता है, सिएनजिंग प्रांत पड़ता है। ये कहाँ का है, चाइना का है। ये पूरा का पूरा जो काराकोरम जाता है वो इन चारों क्षेत्रों तक फैला हुआ एक पर्वत है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और सिएनजिंग क्षेत्र तक ये जाता है। अब अपन देखें इसको, इसका जो पुराणों में जो इसका नाम मिलता है, इसका नाम मिलता है कृष्णगिरी पर्वत। तो कृष्णगिरी काराकोरम, वैसे काराकोरम एक किर्गिज शब्द है। काराकोरम शब्द का अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी, तो उसको कृष्णगिरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ की हड्डी, जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे ये एशिया की रीढ़ की हड्डी है। कौन सा, काराकोरम पर्वत। अभी अपन देखें कि इस पर्वत पर, जो ये काराकोरम पर्वत है, इस पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर आप मान के चलो कि एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जो फिसल रहा है, तो उसको ही हम कहते हैं ग्लेशियर या हिमानी कहा जाता है। हिमानी ये कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से खिसकती है ना। और इनका सामान्य तो 4 से 5 किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन इस पर पाए जाने वाला जो सियाचिन ग्लेशियर, इस पे 4 ग्लेशियर प्रमुख रूप से काराकोरम पर पाए जाते हैं। उसमें से एक है सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, हिस्पर और बियाफू। 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक बार फिर सुन लें, एक सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, हिस्पर और बियाफू। इसमें जो सियाचिन है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो 76 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ब्याफो आता है। मतलब अपन समझ सकते हैं कि सियाचिन और ब्याफो इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो वो सियाचिन ही। और सियाचिन जो है ना, ये इस क्षेत्र में है सियाचिन, बिल्कुल जहाँ भारत की वो नोक बनती है ना ऊपर वाली, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, तो आपको ये बात मालूम होगी। तो सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा इसी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है, उसका नाम है केटू। बिल्कुल इंफॉर्मेशन में एक के बाद एक केवल काराकोरम पर फोकस करिएगा। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम। K2 का नाम गार्डविन ऑस्टिन है, या इसे गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। K2 से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। K2 से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी, जो बनती है श्योक नदी की सहायक नदी। जो किसकी सहायक नदी बनती है? श्योक नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो अभी श्योक नदी कहाँ बहती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंध, अब देखो यहाँ पर 2 नदियाँ बह रही हैं। मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये चित्र बना हुआ देखिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
तो देखना काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी बह रही है जिसका नाम है श्योक नदी। याद रखना, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी। और काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। और K2 से निकलती है नुब्रा नदी जो जाकर के श्योक नदी में मिल जाती है। नुब्रा नदी श्योक नदी में मिल जाती है और लद्दाख के नीचे बह रही है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच में, है ना। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी। लद्दाख और नुब्रा नदी श्योक नदी की सहायक नदी है। बाद में श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है ना। श्योक नदी किसकी सहायक नदी बन जाती है? सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। तो आप याद रखना कि K2 से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। अच्छा, दूसरा, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी की सहायक नदी है। अब तीसरा, श्योक नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है। फिर सिंधु नदी किसके बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु और श्योक जहां पर आपस में मिलते हैं यहाँ पर हजारा रेंज है। कौन सी रेंज है? हजारा रेंज, हजारा श्रेणी है, हजारा रेंज है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये दो नदियों को, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे जब सिंधु नदी जाती है तो वह लद्दाख को क्रॉस करती है। लद्दाख को काट करके, लद्दाख श्रेणी को काट करके भारत के सबसे गहरे गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। याद रखिएगा कि बिल्कुल याद रखना कि सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट करके भारत के सबसे गहरे गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है जिसकी गहराई 5200 मीटर है। बुंजी गार्ज का निर्माण करती है जिसकी गहराई कितनी है? 5200 किलोमीटर, 200 मीटर है, सॉरी, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर हम आपको गार्ज बता रहे हैं। गार्ज क्या होता है? गार्ज एक तरीके का गड्ढा होता है। गार्ज एक तरीके का गड्ढा होता है, इस तरीके का, देखो आप गड्ढा बना रहा हूँ मैं, ये इस तरीके का गड्ढा होता है, ऐसा, है ना। अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये गार्ज बन रहा है आपका, गार्ज। अब इसके बीच से कौन सी ये नदी बह रही है? इसके बीच से ये नदी बह रही है। ये नदी कौन सी हो गई आपकी? सिंधु नदी, सिंधु नदी, है ना। और ये जो गड्ढा आपको दो पर्वतों के बीच में, ये जो दो पर्वत बने हुए हैं, दो पर्वतों, इनके बीच का ये जो गड्ढा है इसी को हम कहते हैं गार्ज। ये कौन सा गार्ज है? बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज, जिसकी गहराई कितनी है? 5200 मीटर गहरा है। तो 5200 मीटर गहरा ये गार्ज बन रहा है जिसको सिंधु नदी किसको काट के बना रही है? लद्दाख को काट के बना रही है, लद्दाख श्रेणी को काट के बना रही है, करेक्ट। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखें अपन कि इसकी कुछ काराकोरम की एक चोटी तो मैंने आपको बताई K2 है, लेकिन इसके अलावा गासेरब्रम, हेडेन एंड ब्राड, ये अन्य काराकोरम की अन्य चोटियाँ हैं। कौन कौन सी है? गासेरबेरम, हेडेन एंड ब्राड। तो ये अन्य चोटियाँ हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने काराकोरम के बारे में आपको जानकारी दी, तो आप इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, K2 की हाइट और बता देता हूँ, 8611 मीटर है। ये आप याद रखना 8611 मीटर, जबकि एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक हो गई इसकी, है ना। और चूंकि ये K2 भारत में नहीं है, भारत पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए हम भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को मान लेते हैं। फिलहाल अभी आप 8611 K2 गार्डविन ऑस्टिन को याद रखिए। तो ये थी काराकोरम की पूरी जानकारी। इसके बाद में हम तीन अन्य श्रेणियां बची हैं। कौन कौन सी? काराकोरम के नीचे कौन सी है? लद्दाख, लद्दाख के नीचे कौन सी है? जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो अभी हम आपको लद्दाख के बारे में बता रहे हैं। लद्दाख श्रेणी, अब इन पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेह, इसी पर जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, तो जो लेह है, लेह और लद्दाख बोलते हैं, लेह इसी के चरणों में बना हुआ है। किसके? लद्दाख के चरणों में स्थित है लेह। इसकी ऊंची चोटी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है राकापोशी,
राकापोसी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख। अब राकापोसी की एक विशेषता है कि इसकी जो ढाल है ये सबसे तीव्र ढाल है, सबसे तीव्र ढाल, दुनिया में सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है राकापोसी पर्वत, राकापोसी। और राकापोसी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, तीव्र ढाल वाली। याद रखिएगा, लद्दाख में भी कोई भी वनस्पति नहीं है, हमेशा बर्फ छाई रहती है, शुष्कता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई वनस्पति नहीं है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे, है ना। अब अपन बात करें जास्कर की। अच्छा, जास्कर की बात करें तो जास्कर की जो एवरेज हाइट है वो भी 6000 मीटर के ऊपर है, 6000 मीटर के ऊपर है जास्कर। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है कामेत पर्वत। याद रखना, जास्कर की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? कामेत पर्वत, 7756 मीटर ऊंचा है ना। तो ये हो गई अपने यहाँ की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनके बारे में आपको इतना ही जानकारी हासिल करनी है और ज़्यादा नहीं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो अपन ने एक बात देखी, एक बार बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि काराकोरम, एक मिनट, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन श्रेणी हो गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नदी बह रही है, तो आप देखो काराकोरम लद्दाख के बीच में ये बह रही है कौन सी? श्योक नदी। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है K2। और यहीं से कौन सी नदी निकली है? ये नुब्रा नदी, जो किस में मिल गई है? श्योक नदी में मिल गई है, श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी और श्योक नदी कहाँ पर मिल रही है? हजारा रेंज के पास मिल रही है, हजारा रेंज के पास। सिंधु नदी किस सीरीज को काट करके बुंजीगाज बनाती है? तो लद्दाख को काट कर बनाती है। अब अपना जो लास्ट बचा हुआ है वो है कैलाश हिमालय। तो अब कैलाश हिमालय को आपको बड़ी उससे पढ़ना है सावधानी से। तो अब ये अपने यहाँ का मामला नहीं है। पहली बात, ये पूरा चला जाता है तिब्बत में, मतलब चाइना में चला जाता है। अब कैलाश हिमालय के अन्य नाम भी आपको मिलते हैं। कैलाश हिमालय के अष्टापद मिलता है, गण पर्वत मिलता है, रजत गिरी मिलता है। अनदर नेम ऑफ कैलाश हिमालय, इसके नाम मिलते हैं अष्टापद, गण पर्वत या रजत गिरी के नाम से भी कैलाश हिमालय को जाना जाता है। याद रखना, उस प्रांत को जहाँ पर कैलाश हिमालय है उसको मानस खंड प्रदेश कहा जाता है, मानस खंड प्रदेश कहा जाता है। कैलाश हिमालय हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में इसका बड़ी पवित्र स्थान के तौर पर उल्लेख मिलता है और भगवान शिव का निवास माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जो ऋषभ देव थे उनका भी निर्वाण स्थल यही माना जाता है और ये इसका काफ़ी सारा महत्व है। यहीं पर आपको दो झीलें मिलती हैं कैलाश हिमालय पर। एक का नाम है मानसरोवर झील और दूसरी है राकसताल झील। तो दो झीलें मिलती हैं। इन्हीं झीलों से कई सारी सदाबहार नदियां निकलती हैं, जिनमें तीन प्रमुख हैं, जिनमें आप अपने भारत से बहने वाली एक सिंधु नदी और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी जो आपके अरुणाचल प्रदेश असम से बहती है। तो एक लेफ्ट गई, एक राइट गई, ये मानसरोवर झील से निकलती हैं। यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमायंगडुंग ग्लेशियर से ही सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्भव होता है ना। इसको अपने को देखना होगा, थोड़ा मैपिंग के साथ में अपन इसको पढ़ लेंगे, जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बता देंगे। इसके अलावा एक राकसताल से जिस नदी का उद्गम होता है वो है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी से जो नदी है सतलुज नदी, वो भी कैलाश हिमालय से निकलती है। तो तीन नदियाँ हो गई ना, एक सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र और एक सतलुज। तो सतलुज नदी राकसताल से निकलती है, जबकि चेमायंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम होता है। तो ये अपन ने इसमें देखा, ये भी हमेशा बर्फ से ढका होता है कैलाश हिमालय, इसमें भी वनस्पति का अभाव है। और ये हिमालय कश्मीर से लेकर भूटान तक फैला हुआ है, कश्मीर से लेकर भूटान तक फैला हुआ है। तो आप एक बात देखिएगा कि ये हिमालय, आप देखो यहाँ पर मैंने बताया ये भूटान तक फैला हुआ है, ये भूटान है, तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, ये
पूरा हिमालय। और यहीं पर वो जो झीलें जो मैंने बताई वो यहीं पर है। तो यहीं से वो जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है और यहाँ से सतलुज नदी का उद्भव है। तो आपने विथ मैपिंग इसको आपने देख लिया होगा और आप इसको जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा, है ना। और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और उसके बाद में अब देखिए, ये अगर हम चारों श्रृंखलाओं का इकट्ठा वर्णन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एक एक हिमालय करके और जहाँ छोटा होगा वहाँ 2 हिमालय कर देंगे। ट्रांस हिमालय आज आप समझ गए होंगे और ट्रांस हिमालय में इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ट्रांस हिमालय के बारे में आप ये वर्णन याद करना, आपकी पीएससी यूपीएससी से लेके हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।